अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का एक मैसेज आया हुआ था। मैंने पढ़ा तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात होती है कि कुछ चीजें ना चाहते हुए भी आप डिस्कस कर लेते। किसी ने लिखा हुआ था, अब आप घोस्ट हंटर से इन कामों में पड़ गए हैं, बाबा जी बन गए हैं। किसी इंसान के काम आना घोस्ट हंटर बनने से ज्यादा बेहतर है। मरने के बाद अगर मैं फी सबीलिल्लाह किसी के दिल से काम आया हूं और उसका मेरी वजह से काम बना है, मैं वसीला बना हूं, अल्लाह ने मेरे हिस्से में वो नेकी डाली है, तो शायद वो नेकी मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। तो इसलिए घोस्ट हंटिंग बहुत बाद में, किसी के काम आना मेरे लिए सबसे अहम है। लेकिन आपकी मोहब्बत, आपके प्यार को सामने रखते हुए घोस्ट हंटिंग भी जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बड़े बड़े जो रिस्क ले भी रहा हूं, दुनिया के हर कोने में जाके इंशाअल्लाह रिस्क आप लोगों के लिए लूंगा। देखने को भी मिलेंगे। तो इस दफ़ा मैंने पूरा स्पेल रिकॉर्ड किया, उसमें बड़े-बड़े रिस्क लिए भी हैं और जिन्नात को क्लियर इस दफ़ा रिकॉर्ड भी किया है। स्टोरी जो मैंने सुनाई थी शावेज़ और राहीला की, उसी को वहीं से पार्ट 2 जो है आज कंटिन्यू करने जा रहा हूं। लेकिन कुछ लोग जो नए जॉइन कर रहे हैं आज ही, और वो लोग जो पार्ट 1 सुन चुके हैं, जिस तरह रीकैप होता है ड्रामे में कि पीछे वाला भी मंज़र थोड़ी जल्दी-जल्दी आप बता दें, तो पॉइंट्स मैं आपको गिना देता हूं। राहीला और शावेज़ जिनकी शादी हुई, उनके साथ उनकी माँ भी रहती थी। वहीं पे जो पहला वाक़या हुआ राहीला के साथ, बाहर लॉन में शावेज़ की वालदा गुज़री। जब वो घर में दाखिल हुई तो उन्होंने कहा, मैं माँ जी से सलाम दुआ करती हूँ, कपड़े चेंज करके आऊँ। तो उसी वक़्त शावेज़ की कॉल आ गई कि मैं और अम्मी गाड़ी में हैं, आपके लिए खाने को क्या लेके आएँ? तो वो चौंक गई, अगर अम्मी शावेज़ के साथ गाड़ी में हैं, तो बाहर लॉन में कौन है? दूसरा जो वाक़या उनके साथ पेश हुआ, ये रीकैप है, जिस तरह एक तरह से ड्रामे में होता है, उसी तरह का रीकैप है। दूसरा जो वो कहती हैं कि वो जब घर में दाखिल हुईं, तो माँ जी नीचे बैठी हुई थीं और टीवी देख रही थीं, और वो ऊपर चली गईं। जाके देखा तो माँ जी अपने बेडरूम में मौजूद थी। तो वो भागती हुई नीचे आई देखने के लिए कि ऊपर माँ जी लेटी हैं या जो नीचे बैठी थी वो माँ जी हैं, तो नीचे कोई भी नहीं था। तीसरा वाक़या उनके साथ जो हुआ, वो लेटी हुई थी अपने शौहर के साथ और 5 बजे का टाइम था, उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा साथ जो लेटी हुई एक माँ जी के हुलिये में है, गेटअप में है। वो बुढ़िया है तो माँ जी की तरह, लेकिन असल में वो माँ जी नहीं है, वो एक चुड़ैल है जो उस तरह का रूप धारे हुए है, लेकिन उसकी आँखें अंदर से खाली हैं। और फिर लास्ट जो वाक़या हुआ, वो बैठी माँ जी के लिए चाय बना के लाई किचन में। माँ जी से पूछा बकायदा, आप चाय पिएँगी? तो उन्होंने अपनी आवाज़ में, जो माँ जी की आवाज़ थी, जवाब दिया, जी मैं चाय पीऊँगी, जो उन्होंने कहा। और उन्होंने उनके लिए चाय बनाई और चाय बना के उनके साथ बकायदा टीवी देखने बैठ गईं। डिस्कस भी होती रहीं, बातें भी करती रहीं। और जब शौहर आए, जो वो ऊपर थे, लेटे हुए थे, और कुछ देर खड़े होके बेगम को इस तरह देखते रहे जैसे बेगम के साथ आज तो इंतहा ही हो गई है। तो बेगम ने पूछा चौंक के, क्या हुआ, सब खैरियत? तो उन्होंने कहा, किससे बातें कर रही हो? तो उन्होंने बताया, माँ जी से। तो वो बाजू पकड़ के ऊपर लेके गया और जाके दिखाया, माँ जी तो ये हैं। तो उसी तरह वो हाथ खींच के नीचे ले आई दिखाने के लिए कि माँ जी ना सिर्फ ये बैठी हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ, बल्कि कप भी पड़ा है जो मैंने चाय का उनके लिए बनाया, और नीचे चाय का कप तो मौजूद था, माँ जी नहीं हुई थी। जब ये सारे वाक़यात मैं सुना चुका तो उसी वक़्त ये हुआ कि लाइट चली गई। तो मैं मुझे भी बहुत सारे काम थे, जिस तरह आज उस जगह पे मैंने बताया ना, मैं बहुत सारी जगहों पे ये काम के लिए किसी के पास आया हुआ हूँ। उनका काम है, इमरजेंसी का काम है, जो मैं अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह, उसमें कुछ वो नहीं है। मैं अपने खर्चे पे इतना सफ़र दूर करके आया हूँ ताकि उनकी मदद कर सकूँ। तो आज भी उनके घर में हूँ। वो पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो फ़ौरी-फ़ौरी कोशिश की पार्ट 2 को मैं वहीं उसी जगह पे बैठ के रिकॉर्ड कर लूँ। जो वाक़यात मैंने उसी वक़्त पार्ट 1 के अंदर जल्दी-जल्दी बता दिए थे, उनको नज़र आ रहा था सारा कुछ, वो क्या था वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रहीला की जब मुझसे बात हुई, उनकी बहन के घर गईं और बहन ने राब्ता किया मुझसे, और उस तरह का, इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उस तरह हो रहा है, आपकी मदद चाहिए, इमरजेंसी केस है। मेरी बहन का बाकायदा इलाज चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ ये मेडिकल का केस नहीं है, ये कुछ और मसला है। उसके बाद जब मेरी राहीला से डायरेक्ट बात हुई, मैं नाम बता दिए थे कि हैं तो फ़र्ज़ी, लेकिन उनके जानने वाले इन नाम को, शावेज़ और राहीला को, समझ जाएँगे। राहीला ने मुझे बहुत सारे वाक़यात बताए। उन्होंने कहा, घर की अब सूरत हाल ये हो चुकी है, अक्सर जब शावेज़
बाहर होते हैं और मैं शाम का टाइम होता है, घर में मौजूद होती हूँ, तो जो मैंने बड़े-बड़े आपको वाक़यात सुनाए हैं, माँ जी का लॉन से गुज़रना और अभी भी जो मैंने रिकैप में सारे आपको बताए हैं, वहीं पे ही अब बाकायदा ये हो रहा था कि मुझे माँ जी कभी उस कोने में सामने खड़ी हुई नज़र आती, कभी उधर टहलती हुई नज़र आती, कभी वहाँ पे बैठी हुई नज़र आती, यहाँ तक कि मुझे किचन के अंदर जिस तरह माँ जी चलती-फिरती थी, उस तरह चलती-फिरती नज़र आती। मैं समझ जाती कि माँ जी नहीं है और मैं भागते हुए ऊपर जाती, क्या माँ जी ऊपर हैं? तो माँ जी वाक़ई ऊपर होती। जिसको मैंने नीचे चलते-फिरते देखा होता था, वो कोई और था। मेरे शौहर शावेज़ क्योंकि इन बातों पे यकीन नहीं करते थे, इसलिए वो उस बीमारी का मेरा इलाज करा रहे थे, जिसमें कहा जाता है, इंसान को बाकायदा तौर पे शक्ल इंसान की, जिन्नात की या बहुत कुछ नज़र आता है। एक मेरा प्रोग्राम था मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर मैंने किया था, एक प्रोफ़ेसर थे, जो एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे और मैं उनको अपने साथ लेके गया था, तो उन्होंने कहा था, मैं चुड़ैलों को देख लेता हूँ, उनसे बातें करता हूँ और मेरे पास अपनी बहुत सारी चुड़ैलें हैं, जिन्नियाँ हैं। फरजाना, फलानी, फलानी, फलानी करके उनको मुखातिब करते थे और मुझे कहते थे, नज़र आई? मैं कहता था, नहीं। तो कहते थे, फिर आप रूहानियत, अमलियात जानते ही नहीं हैं। मुझे उन्होंने झुठला दिया था और मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको फिर मुज़फ़्फ़रगढ़ भी डेरा गाज़ी खान भी लेके गया था, जहाँ पे उन्होंने चुड़ैलें देख के उनको इनवाइट किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये एक बीमारी है। उनके साथ एक बीमारी थी, उनके साथ कुछ वाक़यात हुए थे, उनके बहन की भी इसी वजह से डेथ हुई थी, भाई का भी कुछ हुआ था, तो वो उस शिज़ोफ्रेनिया बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनको सब नज़र आ रहा था। वो केस यही था, बीमारी थी, उनको नज़र आती थी, वो अपनी जगह पे सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन होता कुछ नहीं था। लेकिन एंड पे उन्होंने हमें डराने-धमकाने की कोशिश की थी, शाही जिन्नात को बुला के कहा था, लाओ इनकी गर्दनें काट दो। शायद मैं स्टोरी सुना चुका हूँ, अगर नहीं सुनाई तो आप कहेंगे तो मैं स्टोरी भी आपको सुना दूँगा। तो शौहर शावेज़ बज़िद थे कि ये वो वाली बीमारी है और मेरी बेगम के साथ रहीला, जो एक अच्छी बीवी है, प्यार करने वाली, ध्यान रखने वाली, सारी ख़ुसूसियात की हामिल है। लेकिन कोई ऐसा दुःख है, रोग है, जिसकी वजह से वो इस बीमारी का शिकार है और उसको एक मांझी की शक्ल की एक और चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन असल में वो है नहीं, इसका दिमाग ये क्रिएट कर रहा है। इसका दिमाग इसको ये बना के दिखा रहा है। रहीला ने मुझे और बहुत सारी इस तरह की भी बातें बताई, सारा कुछ बताया कि ये वाक़या हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वहाँ पे मुझे राहीला जी ने एक और वाक़या भी बताया। उनका कहना ये है कि अब मुझे ये सिचुएशन समझ आ गई थी, खुद पढ़ी-लिखी हूँ, कि मुझे जो नज़र आ रहा है, क्या पहले वो खुद उन्होंने कहा मैंने अपने आप को जज किया, क्या जो मुझे नज़र आ रहा है वाक़ई ये कोई तख़य्युल है, ख़यालात हैं, वही बीमारी है जो मेरा शौहर कह रहा है, या मैं सचमुच में देख पा रही हूँ? अब एक पढ़ी-लिखी खातून भी यकीनन अपने दिमाग से सोचेगी कि बाकी शायद शौहर सही हों, मैं किसी बीमारी का शिकार हो चुकी हूँ। मुझे सब कुछ वहम है, असल में कुछ है नहीं, मुझे नज़र आता है। लेकिन वो कहती हैं एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद मुझे कन्फ़र्म हो गया, नहीं ये तख़य्युल नहीं है, मेरा दिमाग खुद से शक्लें बना-बना के मुझे नहीं दिखा रहा बल्कि वाक़ई कोई मौजूद है। कहते एक दफ़ा हम जिस तरह घर के अंदर प्रोग्राम बनाते थे, इसी तरह दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बना, शावेज़ की जो दोस्त थे वो अपनी फ़ैमिली के साथ आए और अक्सर जिस तरह मैंने पहले कहा अमेरिका में ट्रिप पे लोग निकलते हैं तो कैंपिंग करते हैं, मैंने भी वहाँ पे कैंपिंग की थी। तो कहते एक जगह पे हमने कैंपिंग की, वो एक ऐसी बड़ी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने अपने कैंप भी लगाए हुए थे। हर बंदे ने अपने कैंप लेके आया था। लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने अपनी स्पेशल गाड़ियाँ जो अमेरिका में होती हैं, जो बिल्कुल एक घर की तरह बनी होती है, आरवी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बेड लगा होता है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पूरा एक घर की तरह का सेटअप होता है। आरवीज़ भी मौजूद थी। एक बहुत बड़ा का सेटअप लगा हुआ था और वो एक जंगल के अंदर था। ऐसे जंगलों में जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, साँप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बिच्छू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जंगली शेर भी पाए जाते हैं। रीछ तो अमूमन आके आपके खानों पे हमला कर देते हैं। और ये एक ऐसी ही जगह थी, जहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे रीछ के बारे में भी बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे रीछ है, एहतियात करें और रीछ आने की सूरत में सिक्योरिटी को बताएँ और साँप तो बेइंतहा थे। माउंटेन लायन
वो भी वहां पे मौजूद था। वो कहती हैं हम लोग गपशप कर रहे थे, रात का टाइम था, चेयर जो थी फोल्डिंग सब अपने अपने साथ लेके आए होते थे। जब आप कैंपिंग करते हैं तो हमने भी जो कैंपिंग की थी हमारे साथ अपनी चेयर्स थी, हमने अपना खुद से कैंप लगाया था, बहुत फन किया था। तो उन्होंने भी जाके 2-3 वहां पे कैंप लगा दिए, बड़े बड़े कैंप लगा दिए थे, जिसमें 2-3 फैमिलीज अपनी अपनी कैंपों में आराम करने के लिए। हम बाहर बैठे हुए थे, ये रात का टाइम था, इर्द गिर्द हमारे झाड़ियां थीं, इन झाड़ियों के थोड़े ही फासले पे फिर किसी का कैंप था। इसी तरह लेफ्ट राइट झाड़ियां थी बड़ी बड़ी, फिर आगे किसी का कैंप था। एक एरिया था जो आपको दिया जाता था कि आपने इस एरिया के अंदर जितने भी अपने कैंप हैं वो लगाने हैं। लाइट्स वहां पे ऑलरेडी थी जो जल रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है लाइटें ऑफ हो जाते हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं ताकि जो सोया हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अभी वो आवर शुरू नहीं हुए थे जहां पे खामोशी इख्तियार करनी थी, तो इसलिए फन हो रहा था। कहीं से गाने की आवाज आ रही थी, कोई गिटार साथ लेके आया था, गिटार बजा रहा था, मुख्तलिफ आवाजें थी, जैसे इंसान अपने इस टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा है। जो हम फोल्डिंग की कुर्सियां लाए हुए थे, हमने अपनी अपनी कुर्सियां एक खोली हुई थी, और एक कुर्सी उनमें से ऐसी भी थी जिस तरह थी तो वो फोल्डिंग वाले ही स्टाइल में, लेकिन वो लकड़ी की बनी हुई थी। लेकिन जिस तरह हल्की हल्की रॉकिंग चेयर मूव करती है, आप कुर्सी पे बैठते हैं और आगे पीछे ऐसे हिलते हैं और वो चेयर आपकी हिलती है, वो इस अंदाज की बनी हुई थी। कंप्लीट एक बड़ी तो वो नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की उसी तरह की रॉकिंग चेयर थी। बातें करते करते जो मर्द हजरात थे उन्होंने इस तरह इशार किया, आओ जरा वॉक करके आते हैं। मुझे भी पूछा गया क्या तुम वॉक के लिए चलोगी, इसलिए फीमेल से पूछा गया, जितनी भी फीमेल्स थी, आप वॉक के लिए चलेंगी, तो सबने कहा नहीं मुझे जाना है, किसने कहा नहीं जाना। हुआ ये कि मर्द और बहुत सारे जो हम फैमिली गेट टुगेदर हो रहा था राजी हो गए वॉक के लिए, और मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है और मैं जो सामान वगैरह भी है ये मैं जरा समेट लूंगी। अब रात की खामोशी इतनी हो चुकी है कि बाकी जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी खामोशी की तरफ जा रहे हैं। अब सबको एहसास हो रहा है जो यूं टाइम बढ़ रहा है, अब हमने खामोशी इख्तियार करनी है ताकि कोई सोना चाहता है तो वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। जब हमारी फैमिली के ये लोग भी वॉक के लिए वहां से निकल गए, खामोशी के साथ खाना खाया, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, तो मैं उस जगह पे बैठी हूं। मेरे साथ एक और खातून भी हैं जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ फन करने के लिए हैं, उनकी भी एक और खातून रुक गई। अगर वो ना रुकती तो शायद मैं भी अकेली ना बैठती, चली जाती। वो भी वहां पे रुक गई। अब एक चेयर पे मैं बैठी हूं, सामने वो बैठी है, बाकी सब चेयर खाली पड़ी हैं, वो रॉकिंग चेयर जो है वो भी खाली पड़ी हुई है। हम दोनों अब बातें नहीं कर रहे, कभी कभी कोई बात कुछ कह देते हैं, लेकिन आग के करीब बैठे हुए हैं। जैसे मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो जाता हूं और खामोशी होती है तो वहां पे हर तरफ ऐसी खामोशी थी। वहीं पे जो सामने बैठी हुई खातून थी, उनको किसी चीज को उठाने के लिए कैंप की तरफ जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे कहा, जैसे इंसान नॉर्मली बैठा होता है दूसरे को कहता है तुम जरा बैठो, मैं जरा अंदर कैंप से ये लेके आऊं। मैंने कहा ओके, और आग की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो अपनी कुर्सी से उठी, आहिस्ता से चलती हुई कैंप की तरफ गई। कैंप की जिप हम लोगों ने बंद की हुई थी, इसलिए कोई हशरात, कोई कीड़ा या कुछ भी अंदर ना चला जाए। वो एक ऐसे कपड़े के बने हुए कैंप होते हैं, कोशिश ये होती है कोई भी चीज़ अंदर ना जाए ताकि रात को आप सुकून से सो सके। इसलिए जैसे आप अंदर जाते हैं जिप खोलते हैं और अंदर दाखिल होकर जिप बंद कर देते हैं। चलती हुई वो जैसे ही कैंप के करीब गई और उसका हाथ जिप की तरफ गया, तो वहीं पे मेरी आंखों ने मंजर देखा, वही मां जी का रूप धारे
वही हुलिया चलता हुआ इस अंदाज में मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि मैं चौंक गई और हैरान हो गई। और वहीं पे मेरी आंखों ने देखा वही माँ जी का हुलिया, वही माँ जी के रूप धारे हुए जो भी थी, उस रॉकिंग चेयर पे आके बैठ गई। और इस अंदाज में बैठी कि उसकी, मैंने तो ये टांग पे टांग रखी है, उसने दोनों टांगें ऐसे सीधी की हुई थी और उसे हिलना शुरू कर दिया। और आज उसकी आंखें मौजूद थीं, बिल्कुल उसी तरह की आंखें जैसे माँ जी की आंखें थीं। आज उन आंखों में खला नहीं था, आज चेहरे में कोई तब्दीली नहीं थी, आज कुछ भी अजीब नहीं था, सब कुछ माँ जी की तरह था। और वो रॉकिंग चेयर पे बैठ के जब हिलना शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा, क्या वॉक पे गए हुए लोगों में से माँ जी भी वापस आ गई हैं? या वाकई मेरा दिमाग जिस तरह ख्यालात मैं सोचती हूं, जो मेरा तखय्युल है, शक्लें मेरा दिमाग बनाता है, मेरा दिमाग इस वक्त भी माँ जी का वो जो बीमारी है जिसमें कहा जाता है उस बीमारी में आपको सब कुछ नजर आता है लेकिन होता कुछ नहीं है, आपका दिमाग आपको बना के दिखा रहा होता है। तो क्या अभी भी मेरा दिमाग मुझे बना के दिखा रहा है ये माँ जी नहीं है? वहीं पे मेरी आंखें देख रही हैं सामने बैठी हुई माँ जी। अब मुझे नहीं पता वो माँ जी है या माँ जी का रूप धारे कोई मखलूक है या मेरे दिमाग का बनाया हुआ कोई शक्ल, गेटअप, तखय्युल है कुछ नहीं, बज़ाहिर मेरे दिमाग ने क्रिएट कर दिया माँ जी को। और वो हिल रही है कुर्सी। उसी वक्त जो बैठी है सामने मुझे देख रही है, मैं जिसको देख रही हूं, उसी वक्त कुछ 30-40 सेकंड गुजरे होंगे, 1 मिनट गुजरा होगा कि वो अपनी जगह पे बैठी मुसलसल इस तरह हिल रही हैं। उसने वहां पे ज़िप खोली और यहां से मैंने देखा माँ जी एक नई जगह से झाड़ियों के बीच में से चलती हुई आई हैं और आके इस रॉकिंग चेयर पे बैठ गई हैं। और बैठते ही हिलना शुरू कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता वो कुर्सी हिल रही है। और उसने ज़िप खोली और खोलते ही वो अंदर चली गई, जिसका मतलब था कि उसको माँ जी के आने का पता नहीं लगा, जिस बात ने और तक़वियत दी, मेरे दिमाग को और पुख्ता किया कि अगर ये माँ जी होती, तो वो भी महसूस कर लेती। क्योंकि उस कुर्सी पे बैठने से जिस तरह कोई इंसान बैठता है तो दूसरे को पता लग जाता है, लेकिन उसने महसूस नहीं किया। 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट बाद जब वो बाहर आई और जैसे ही वो बाहर निकली उस कैंप से, तो उसने उसी तरीके ज़िप को पकड़ा और उसने उसको अब बंद करना था। वो जो एक दरवाज़ा-सा बना होता है, खोलने के लिए एक पोर्शन होता है कैंप का ज़िप के साथ, वो बाहर निकली। जैसे ही मैंने उसको बाहर निकलते देखा, वो सामने कुर्सी पे बैठे माँ जी मौजूद हैं, हिल रही हैं। वो बाहर निकली, मेरी तरफ उसका मुँह था और बाहर निकलते ही उसने अपने जूते पहने, जूते पहनते ही वो वापस मुड़ी ज़िप बंद करने के लिए। और जैसे ही उसने ज़िप को पकड़ा बंद करने के लिए, माँ जी अपनी कुर्सी से उठी और उसी तरीके वापस चली गईं जिस तरीके वो आई थीं और आके बैठी थीं। ये माँ जी इतनी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी जितनी देर के लिए वो ज़िप खोल के अंदर गई थी और जैसे ही वो वापस आई, माँ जी अपनी जगह से उठी और बाहर चली गईं, वापस चली गईं। तो उसने ज़िप बंद की और वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ गईं। अब मेरा दिमाग जिस बात को वो सोच रहा था वो ये था, ये वाक़ई माँ जी थीं या वाक़ई मेरे दिमाग ने फिर से कोई शक्ल माँ जी का हुलिया बना के मुझे दिखाया है। तो वहीं पे एक जुमले ने मुझे चौंका दिया, जो मदर साहब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस बात को मैंने शेयर नहीं किया था। वो ये था कि मैंने जो एक गुमसुम से हो गई थी, दिमाग अजीब से ख़यालात में चला गया था कि घर में तो सब कुछ नज़र आ रहा था, इस जगह पे भी मेरे दिमाग ने माँ जी को क्रिएट कर दिया, तख़य्युल में बना दिया। माँ जी थी नहीं, मेरा दिमाग इस बीमारी की वजह से इतना डिस्टर्ब है कि यहाँ पे भी मुझे माँ जी दिखा रहा है। तो वहीं पे उस सामने बैठी खातून जो अंदर से आके उस कुर्सी पे बैठी थी, उसके एक जुमले ने मुझे चौंका दिया। उसने कहा, ये कुर्सी क्यों हिल रही है? क्योंकि उसने उस रॉकिंग चेयर को, उस हिलने वाली कुर्सी को
हिलते हुए देख लिया था। वो बहुत ज़्यादा नहीं हिल रही थी, लेकिन हल्का-हल्का हिल रही थी और मेरी निगाह भी उसी कुर्सी की ही तरफ थी। लेकिन शायद उसने ध्यान नहीं दिया या क्या, वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों ने जो सुनी वो ये थी, ये कुर्सी आहिस्ता-आहिस्ता हिल क्यों रही है? तो मैंने उसकी चौंक के उसकी तरफ देखा कि माँ जी उठने के बाद जो इस कुर्सी को जितने अंदाज में, जितना आहिस्ता मैं हिलती देख रही हूँ, क्या ये भी देख पा रही है? तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा, क्या नज़र आ रहा है? तो उसने कहा, ये कुर्सी इस तरह, हाथ के इशारे से उसने मुझे कहा, ये इतनी हिल रही है और वो अजीब-सी चौंकी। तो साथ ही उसने खुद से एक जुमला बोला, कोई जानवर गुज़रा है यहाँ से? क्योंकि वहाँ पे खरगोश बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और खरगोश आपको बाकायदा नज़र आते हैं ऐसी जगहों पे, एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए, और जानवर भी इस तरह टच होके जाते हैं आपको। तो उसने जब मुझसे पूछा, कोई जानवर यहाँ से गुज़रा है, कोई खरगोश वग़ैरह? मैंने कहा, हाँ, लगता है कोई चीज़ इस तरह की यहाँ से गुज़री है। क्योंकि मैंने उसको जुमला ये इसलिए बोला कि हाँ, जानवर या कोई चीज़ गुज़री है, मैं भी इसलिए देख रही थी इस तरफ कि कोई चीज़ गुज़री है, इसलिए कि अब मैं खुद उलझ गई थी कि जिस दिमाग पे मैं भी कायम हो गई थी कि एक बीमारी का शिकार हूं मैं, मेरा दिमाग इसको क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये तो हकीकत में कुछ था जिसको मैं भी तखय्युल समझ रही थी, ख्याल समझ रही थी, उसको उसने भी हिलते हुए देखा है। और अभी इस कुर्सी से कोई अगर उठ के गया है तो वो तो माँ जी थी, और कुर्सी हिल रही है और उसने भी हिलते हुए देख ली है। मैं अगर उसको कहती नहीं, माँ जी उठ के गई हैं, ये है वो है, तो उन तक ये बातें नहीं पता थी। वो जो फैमिली की खातून सामने बैठी थी, उसको इस सारे माजरे का पता नहीं था। तो मैं इस तरह का टच देती कि हाँ, कुर्सी पे कोई बैठा था, ये था, वो था, वो घबरा जाती, हमारा ट्रिप ही खराब हो जाता। लेकिन असल में तो मैं खुद उलझ गई थी कि वो वजूद है, कोई आता है, आज वो बैठा है, कुर्सी पे हिला है, उसके जाने के बाद कुर्सी हिल रही थी, जिसको उस औरत ने भी हिलते देख लिया, इसका मतलब है वो वजूद है। फिर वो औरत मेरे साथ बातें करती रही, जब मैंने कह दिया हाँ, कोई खरगोश या कोई जानवर इस तरह गुजरा है, मैंने देखा नहीं था, लेकिन तेज़ी से गया है, मैंने उसको तो कवर कर दिया, वो भी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई, उसी तरह ट्रिप एन्जॉय किया। लेकिन उस ट्रिप में मैं एक बात में उलझ गई कि ये बात तो है। उसके बाद मुझे जो भी नज़र आता था उधर, इधर, वहाँ खड़े हुए, बैठे हुए, तो मेरा दिल कहता था ये मेरा दिमाग क्रिएट नहीं कर रहा, कुछ है। मैंने उस कुर्सी को वहाँ पे हिलते हुए देखा है। उसके बाद मेरी आँखों ने इस मंज़र के बाद जब से मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोई है, तो फिर उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे जो देखना भी शुरू किया वो ये था, घर में मैं जब अकेली होती थी, शावेज़ नहीं होते थे, तो जिस माँ जी के रूप धारे हुए उसको मैं देखती थी, तो वो कभी चम्मच को हिला देती थी। जाते हुए वो चम्मच उठाती थी और आगे रख देती थी, तो मेरी आँख देखती थी चम्मच अपनी जगह से उठा है, दूसरी जगह पे गया है। प्लेट नीचे गिर गई है, पर्दा कैसे ने हटाया है। मुझे अब बाकायदा पहले जो महसूस नहीं कराया जाता था, सिर्फ़ एक चाय तक का सीन था कि मैं किचन में गई, पूछा चाय पिएँगी माँ जी? तो उन्होंने आवाज़ में कहा हाँ, पीऊँगी, और मैंने चाय का कप भी उठा के उनके सामने रख दिया, जो उन्होंने पिया नहीं, रखा रहा। अब तो बाकायदा चीज़ों को हिला के मुझे बताया जा रहा था, एहसास दिलाया जा रहा था कि तुम्हारा वहम नहीं है। क्योंकि एक चम्मच यहाँ से उठे और उठने के बाद वहाँ पे जाके रखा गया है, उसकी आवाज़ पैदा हुई है। प्लेट बाकायदा तौर पे नीचे गिर गई है, जिसको मैंने उठा के रखा है। लेकिन उस दिन तो और भी 100% मुकम्मल हो गया, जिस दिन गिलास को मेरी आँखों के सामने गिराया गया और गिलास नीचे गिरा और टूट गया। उसी लम्हे शावेज़ घर में दाखिल हुए। वो गाड़ी गैराज में पार्क कर चुके थे और गेट खोल के अंदर आ रहे थे, तो गिलास गिरने की आवाज़ उन्होंने भी सुन ली थी। अब ये सीन इस तरह का बना कि जब वो अंदर दाखिल हुए, घर में मैं सिर्फ थी, माँ जी ऊपर थीं और मैं उस गिलास से काफ़ी दूर थी। जैसे ही शावेज़ अंदर दाखिल हुए, मैंने कुछ लम्हे पहले उसी जगह पे माँ जी को गुज़रते हुए देखा था। और शावेज़ जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्होंने मुझे सलाम किया और मैंने जैसे ही उनके सलाम का जवाब दिया, तो उसी लम्हे गिलास गिरा, जो मुझसे बहुत दूर था। मुझे उस गिलास तक पहुँचने के लिए तकरीबन 8-10 कदम, 12 कदम जाना पड़ता। जो शावेज़ ने भी आवाज़ सुन ली, एक धमाका-सा हुआ, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। शावेज़ ने कहा, "क्या हुआ है?" मैंने कहा, "वो सामने गिलास गिरा है।" तो इस बात पे हैरान हुए, "कैसे?"
तो मैंने उनकी तरफ इस तरह चौंक के देखा जैसे अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मैं इतनी दफ़ा तो अपनी सारी कहानी स्टोरी सुना चुकी हूँ कि किस वजह से हो रहा है। अब तो आज आपने देख लिया, मैं मुँह से बोली नहीं लेकिन मेरी निगाहें इस अंदाज़ में शावेज़ को देख रही थी कि अब भी मैं समझाऊँ, अब भी बताऊँ कि ये क्या है। शावेज़ को भी शायद झटका लगा था, ये तो बहुत दूर है, गिलास उधर टूटा है। मुझे नहीं पता, शायद वो ये भी शक कर सकते थे कि मैंने इस तरह दूर से गिलास फेंका है ताकि दिखाने के लिए। क्योंकि वो खामोश रहे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और ऊपर बेडरूम की तरफ चले गए। लेकिन आज तो एक आवाज जो मैं अगर सोचती कि चम्मच उठा के रखा गया है, प्लेट को गिराया गया, वहम है। आज तो उस शीशे के टूटने की आवाज शावेज ने भी सुन रही थी जो बहुत दूर था मुझसे, और वहां पे कोई और नहीं, मां जी थी जिसको मैंने देखा था, शावेज नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद जब उनका अपनी बहन से राब्ता हुआ और उनको सारी बात बता दी कि बात अब यहां तक पहुंची है, शावेज इसको वो बीमारी शिज़ोफ्रेनिया समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूं ये क्लियर हो चुका है, ये बीमारी नहीं है। मेरा दिमाग मुझे खुद से शक्लें बना के नहीं दिखा रहा, बल्कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। और क्या हो रहा है कि उस आवाज को, उस गिलास के टूटने की आवाज को शावेज ने भी सुन लिया है। इसका मतलब है कुछ है, क्लियर है, क्योंकि वो आवाज की गवाही तो शावेज ने भी दी थी, ये गिलास कैसे गिरा है और कैसे टूटा है। तो उनकी बहन ने जब मुझसे राब्ता किया, तो मैंने जब पूरी कहानी, बकिया ये वाकयात भी जो राहीला ने किसी को नहीं बताया था, कैंप वाला भी मुझे सुना दिया, तो मैंने फैसला किया आप परेशान ना हो मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह आपको इसका इलाज करके देता हूं। मैंने उनसे कहा अब आपको जैसे जैसे मैं कहता जाऊं आपने वैसे वैसे करता जाना है। उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया, मैंने उनको चीज़ें समझाई, जो कुछ करना था। इस वक्त वो बताना ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्या करना होता है, सारा खर्च तय हो गया। मैंने उनको कहा कनेक्शन एक ऐसा यूज़ करना है जिसमें हम कोशिश करें कि हमारा कैमरा जो है डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये कैमरे पे डिस्कनेक्ट हो गया, मैं इसको यहाँ पे हल ना कर पाया, तो फिर हमें आमने सामने बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर हम इस तरह का सेटअप बना लें कि कैमरे पे नहीं, ये आमने सामने ही हो जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। मैंने कहा बेहतर है, क्योंकि होता ही है बाज़ औक़ात मेरी तरफ नेट का प्रॉब्लम आ गया है, आपकी तरफ आ गया है, वीडियो कैमरे के ज़रिए बात हो रही होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप नहीं आ जा सकते, आमने-सामने आप नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पे वीडियो कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, वीडियो लिंक के ज़रिए। तो लेकिन अगर हैंग हो गया, प्रॉब्लम हो गया, हाइप पे है काम, आपकी हाज़िरी हुई हुई है और वहीं पे कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये डेंजरस हो जाता है, बहुत खौफनाक होता है, रिस्क होता है। तो हमारा तय इस तरह का हुआ, हम आमने-सामने करते हैं। जो भी हमारा तय हुआ, हमारा इसको उन्होंने कहा ना शो करवाएँ, आमने-सामने का एक हिडन तरीके से तय हो गया। हिडन से मुराद ये है कि इस वक्त वो अपनी नहीं बताना चाह रही इसको। हालात इस तरह के हम आमने-सामने हो गए। उनकी फैमिली भी उनके साथ थी और जिस वक्त मैंने पढ़ाई करनी शुरू की और मुझे पता था, मैं बहुत कुछ महसूस कर गया था, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन उनको ये कर दिया कि आपने ये करना है, ये करना है। इस सूरत में अगर ये हो जाए तो फीमेल है, मैं उनको टच नहीं कर सकता, दूर ही रहना होता है हमें, आपने पकड़ना है इनको। और ऐसा ही हुआ। मैं करता गया, पढ़ता गया और वही जिसका मुझे डर था, अंदाज़ा हो चुका था, वैसा ही हुआ। उनकी हालत आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब होनी शुरू हो गई। उनकी बॉडी आहिस्ता-आहिस्ता काँपना शुरू हो गई। मुझे पता था कि जो भी है वो इस वक़्त पास आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने आँखें खोली तो वो फैमिली भी झटका मार के डर गई, उनकी आँखें इस तरह की हो चुकी थी। इसको भी मैं शॉर्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे मना किया है, लेकिन मैंने कहा बताना तो ज़रूरी है, कहानी है, तो इतनी इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। हम कलाम हुआ, मैं जो चीज़ भी थी, मैं क्या हुआ उससे, मैं क्या हम कलाम हुआ, ये एंड में बताता हूँ, यहाँ बता दिया मज़ा नहीं आएगा। मैं क्या हम कलाम हुआ, मैंने उससे क्या बात की, क्या मेरा उससे तय हुआ, किस तरह हुआ। एंड ये हुआ कि मैंने उसे कहा अब आपसे रिक्वेस्ट है, अब आप इनका पीछा छोड़ दें। आपको पता है अगर आपने ऐसा ना किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम डील करते हैं कि आप इसका पीछा खुद ही आराम से छोड़ जाएं। आपका इनसे लेना देना नहीं है। ये मैंने सारा स्किप किया है, क्या बात हुई, क्या हुआ, ये मैं एंड में आपको बताता हूँ, जितना उन्होंने मुझे इजाज़त दी है। खैर ये हुआ, उनकी तबीयत भी नॉर्मल हो गई, फिर वो बेहोशी की तरफ चली गई, उनको फैमिली होश मिलाई, बैठी, बातें की, ये है, वो है। उन्होंने खुद से बहुत कुछ कहा, हाँ, ये फ़ील हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये तो फैमिली ने भी देख लिया कि हाज़िरी हुई, और हाज़िरी होने के बाद वो चीज़ ने वादा और कसम भी ले ली कि मैं आइंदा इनके पास नहीं आऊँगी। मैंने कहा फौरी तौर पे यहीं रहें और अपनी फैमिली के साथ रहें। मज़ीद कुछ होता है, जिस तरह आपका सेटअप में नज़र आ रहा था बार-बार, इसको चेक करें, कहीं पे भी कुछ आपको महसूस होता है तो मेरे नोटिस में दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो रहीं,
जितना टाइम पीरियड रही उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह हल्का फिल्का भी होता था वो भी नहीं हो रहा, और मेरा आपकी समझाई हुई जो मज़ीद बातें हैं उस पे भी मैं अमल कर रही हूँ, ये मैं पढ़ रही हूँ, ये है, ये है, ये है, सारा है। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं, जैसे मज़ीद कुछ होगा आप मुझे बताएंगे। उम्मीद ये है कि अब मज़ीद नहीं होगा। अपने घर में वो मौजूद थी अमेरिका में, इस वक्त सारा कुछ हो चुका, और उसके बाद उनका मेरा राब्ता था। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते हैं इमरजेंसी वाले लोगों के साथ, मैं जब खुद राब्ता करता हूँ तो ये नहीं है कि जिनका पहले काम हो गया है उनको मैं छोड़ देता हूँ, उनसे भी मेरा राब्ता रहता है। और मैं कोई स्पिरिचुअल स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं आमिल वामिल नहीं हूँ, ना कोई मैं बाबा हूँ, मैं एक आम सा बंदा हूँ, आम सी बात करता होता हूँ। अल्लाह का कलाम यकीन कामिल और तवक्कल पे होता है, आप खुद करें। मैंने आपको सिखा दिया, कोई चिल्ले थोड़े करने होते हैं भाई, अल्लाह के कलाम को पढ़ना है, कुरान मजीद को पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ के तासीर वो पैदा करेगा। इंसानों की मदद करें, हकूकुल बात को पूरा करें, लोगों के काम आए, लोगों की दुआएं लें, खुद ब खुद आपके मामलात में तासीर पैदा हो जाएगी। कोई इतना बड़ा ये वो नहीं है कि यूं करना होता है, ये करना होता है, सब झूठ है। सिर्फ अल्लाह को राजी करना, और अल्लाह को राजी करने का तरीका क्या है? उसकी जब आप इबादत करते हैं तो इसलिए सर झुकाते हैं कि मेरे मालिक सजदा इसलिए किया है, तेरा खौफ है, और पता है तेरी खुशी रजामंदी इसी में है कि तेरे किसी इंसान के काम आए, तो कोशिश पूरी करें मेरे मालिक तेरे इंसान को भी राजी कर सके, क्योंकि दिली ख्वाहिश ये है तू राजी हो जा। तासीर पैदा हो जाती है। उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी टाइम हो गया वो राब्ते में रही। मैंने कहा मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें, मैं कॉल ना कर सकूंगा, जब इमरजेंसी होगी मैं कॉल करूंगा। हुआ ये कि उनके मुझे मैसेज आते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है, सब कुछ जो है नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको एक बात जाते हुए कही थी, मैंने कहा आपने मुझसे राब्ता लाजमी रखना है। तो उन्होंने डर के कहा क्यों, कुछ हो सकता है? मैं कहा नहीं, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। तो फिर क्यों? क्योंकि आपके स्टाइल से मदर साहब ये लग रहा है कि कुछ होना है। मैंने कहा कह रहा हूं आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ भी मजीद ऐसा महसूस हो या कुछ हो, आपने फौरी तौर पे मुझे बताना हो, कुछ भी हो। तो कह रहे आप उनमें उलझा रहे हैं, होना भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कुछ हो तो बताएं। मैंने कहा ये वक्त से पहले है, कुछ भी नहीं होगा आपको, मेरी गारंटी है। आप जाइए, अल्लाह का नाम लीजिए, अपने अपने मामलात को देखिए। ऐसे ही वो अपने मामलात को देखती रही। काफ़ी टाइम गुजरा और ऐसा हुआ कि मैं भी इस बात को, भूल से मुराद ये तो नहीं किया कि दिमाग से उतर गई, अपने अपने कामों में बिजी हो गया। राज की रिकॉर्डिंग, ऑफ कैमरा, सारे मामलात उस तरह चलते रहे, एडिटिंग, ये वो। काफ़ी ऐसा गुजरने के बाद, एक शॉर्ट पीरियड भी नहीं है, बहुत लंबा पीरियड में, कुछ टाइम पीरियड है, इसको भी उन्होंने कहा ना बताएं, फ़ोन आ गया, मदर साहब आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जिस चीज़ को मैं जानता था किस हेल्प के लिए बात कर रहे हैं, उनको भी समझ लग गई थी कि मैं उस वक्त उनको बता क्यों नहीं लग रहा था। उनका जब मैसेज मैंने सुना, वॉइस मैसेज आया, वो था नॉर्मल वॉइस मैसेज आते रहते थे व्हाट्सएप पे कि सब ओके है, सब खैर है, आप खैरियत से हैं, दुआएं मिलती, जिस मकसद के लिए मैं करता हूँ कि दुआएं मिले, वो दुआएं भेजती रहती पूरी फैमिली, उनकी बहन भी, वो भी, उनकी पूरी फैमिली राब्ते में थी। बाकी भी उनकी फैमिली ने काम किए छोटे मोटे, वो मैंने कर दिए। जब मैसेज आया इमरजेंसी आप राब्ता करें, तो मैं समझ गया। मैंने उनको टाइम दिया व्हाट्सएप पे कि जी मैं इस टाइम फ्री हूँगा, मैं इंशाल्लाह आपसे राब्ता करूँगा। और ऐसा ही हुआ, जब मेरा उनको कॉल गई तो उन्होंने पहली बात जो मुझसे की वो ये थी, अब समझ आइए आप उस वक्त बता क्यों नहीं रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा शावेज की तबीयत बहुत खराब है। शावेज को बकायदा पहले नींद में झटके लग रहे थे, अब तो उनकी वो सूरत हाल हो जाती है जो मेरी होती थी, सॉरी मुझसे भी ज्यादा होती है। मैंने कहा तफसील से बताएं। उन्होंने कहा जो वो नींद में होते हैं तो बकायदा उनके जिस्म को झटके लगते हैं, वो ऐसे उछलते हैं। इस कैफियत को मैंने अपनी फैमिली के साथ जिक्र किया कि ये क्या हो रहा है, तो मुझे फैमिली ने तसल्ली दी, कोई परेशान है इनसे पूछें, कोई बात है, कोई डिस्टर्बेंस है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो इस बात पे भी बजीद थे कि मैं कब नींद में झटके लेता हूँ, ये कैसी बातें कर रही हो। वो इस बात पे हैप्पी जरूर थे कि राहीला जो ठीक हुई है वो उनके डॉक्टर से ठीक हुई हैं। क्योंकि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने पढ़ाई की, हाज़िरी की, तो वो बज़िद थी कि मेरे शौहर को रहने दे इस मामले से, मेरा मकसद ठीक होना है, शौहर के साथ इस
बहस में नहीं पड़ना कि वो कहे नहीं तुम डॉक्टर से ठीक हुई है, तुम इससे ठीक हुई है। मुझे ठीक होना मकसद है। मैंने वो वाकया जो कैंप वाला था उनको नहीं बताया, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी मत बताएं। मैंने कहा जैसे आपकी बेहतरी हो इसमें, मैं तो ये चाहूंगा कि आपके घर में कोई दरार ना आए। मैंने भी नहीं बताया। तो उन्होंने उनकी जो मेडिसिन थी उसी तरीके खाती तो नहीं थी, लेकिन उनको शो करवाया मैं खा रही हूं। और शावेज साहब बजिद थे कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ही आप ठीक हुई हैं। अगर ये आपकी ट्रीटमेंट ना होती तो आप इसी तरह परेशान रहती। जबकि वो कहती मैं अंदर ही अंदर हंसती थी, पता था कि मेरा ये इलाज हुआ है। फैमिली ने उनको बता दिया था कि ये हाजिरी हुई थी, ये बातें हुई थी, ये हमारी आंखों ने देखा है, सुना है कानों ने, आंखों ने देखा है, गवाही दी थी फैमिली ने। लेकिन शावेज को नहीं बताया गया। और शावेज को जब झटके लगने नींद में शुरू हुए तो उस तरह बाजिद थे कि फिर आपको लगता है, वो अपनी वाइफ से मुतवज्जो हुए, लगता है कि फिर तुम्हारी बीमारी शुरू हो गई है, मुझे क्यों नींद में झटके लगेंगे। लेकिन राहीला जानती थी शावेज को झटके लग रहे हैं। अब कंडीशन शावेज की अजीब हो रही है। वो कहती है एक दिन इसी तरह बात करते करते उनके जिस्म ने इस तरह झुरझुरी ली, अजीब सी। मुझे ऐसे झटका सा लगा, आज पहली दफा ऐसा था। नींद से हट के खड़े खड़े उन्होंने झुरझुरी सी ली। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो उन्होंने यूं झटका लेके कहा हाँ क्या हुआ। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आपसे कह रही हूं। कुछ नहीं हुआ, क्यों क्या हुआ। तो कहती है मैं समझ गई कि इन्होंने ये जो किया है इनको खुद भी नहीं पता इन्होंने क्या किया है। ये बात भी मैंने घर वालों को बता दी कि नींद से बात बढ़ के अब इस तरह हुई है कि मैंने ऐसे भी देखा है जावेज को। और फिर कहती हैं एक दिन हम शाम का टाइम था, ये एक वीकेंड ही था, मैं और शावेज लॉन में बैठे थे। ये एक सर्दियों की शाम थी, हम आग के पास बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे। बातें करते करते पता नहीं क्या हुआ है, शावेज ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई है जिसके एक कोने पे आग लगी हुई थी, दूसरे सिरे को उन्होंने पकड़ा है और यूं पकड़ के उसको देखना शुरू कर दिया है। मैं भी इसके उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। वो ऐसा कोई अमल करते नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्हें ऐसे उठाया और उसको देखते रहे। आग को इस तरह टिकटिकी बांधे एक ही जगह पे देखी जा रही थी कि मुझे पूछना पड़ा क्या देख रहे हैं। उन्होंने मुझे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और टिकटिकी बांधे देखते रहे। मैंने दोबारा थोड़ी देर के बाद कहा शावेज क्या हुआ है, क्या देख रहे हैं। तो वहीं पे एक ऐसी हरकत की उन्होंने कि मेरे जिस्म के अंदर ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए। उन्होंने उस आग को इस तरह अपनी जबान के करीब लेके गए कि उन्होंने पहले जबान बाहर निकाली, बाहर, और आग आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करीब लेके जा रहे थे जिससे मुझे क्लियर पता लग गया कि वो अपनी जबान पे उस लकड़ी के सिरे को टच करने जा रहे हैं। मैं अपनी जगह से एकदम से उछली क्योंकि मैं अलर्ट थी उन झटकों से जिसको वो मान नहीं रहे थे। उल्टा मुझ पे कहते थे कि तुम फिर उस बीमारी का शिकार हो रही हो। उस झुरझुरी लेने पे या जो इस तरह की एक्टिविटीज करने पे मुझे ही समझ रहे थे मैं बीमार हो रही हूं। आज वो ये अमल करने जा रहे थे। मैं अपनी जगह से उठी हूं और मैंने जब एकदम से उनका हाथ पकड़ के फेंक दिए, शावेज क्या हुआ है। और उन्होंने इस तरह झटका लेके कि मुझे कहा हाँ क्या हुआ है, क्यों तुम इस तरह खड़ी हो, क्या हुआ तुम्हें। मैं समझ गई उनको नहीं पता कि अभी वो क्या अमल करने लगे हैं। वो खुद इस अमल को नहीं जानते थे, लेकिन ये एक भयानक काम था, ये खौफनाक काम था। वो आग अपनी जबान पे लगाने लगे थे। फौरी तौर पे मैंने अपनी फैमिली से राब्ता किया और मैंने उनको ये वाली बात भी बताई कि मामला इस तरफ जा रहा है, शावेज तो किसी लम्हे कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। मुझे फैमिली ने कहा है थोड़ा सा वेट और करो, उसके बाद हम राब्ता करते हैं मदर साहब से। तकरीबन वो कहती हैं 1 डेढ़ महीना 2 महीने ना झुरझुरी ली, ना जिस्म ने झटका लिया, ना कुछ लिया, रिलैक्स हो गए उस आग के बाद से। मैं भी मुतमईन होगी कि इसका मतलब हालात बेहतर हो गए हैं। 1.5 2 महीने कहती हैं वो हुई थे। एक ट्रिप बना हमारा, फिर चलते हैं। इस ट्रिप में मां जी शामिल नहीं थी। मैं थी, शावेज थे और उनके एक दोस्त थे, उनकी वाइफ थी। टोटल हम 4 लोग थे। ये एक शॉर्ट सा ट्रिप था, उनके दोस्त की फरमाइश पे था। तो माँ जी ने कहा मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहूंगी, मैं रेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग जाएं और होके हैं। शावेज पीछे बैठे, मैं उनके साथ बैठी। उनके दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उनकी वाइफ आगे बैठी थी। हम लोग सैन फ्रांसिस्को की तरफ जा रहे थे।
ये रियल है जगह जहाँ पे वो जा रहे थे। तो वो कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं तो उनको पता है अमेरिका में बहुत सारे जंगलात से मुराद, मैं उनको जंगल लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैंने भी वहाँ पे जाते हुए इसी रास्ते पे सैन फ्रांसिस्को जाते हुए देखा है। बहुत लंबे लंबे दरख्त आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में मरी की तरफ जाएं, कागान नारायण की तरफ जाएं, ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं जिनके बीच में कम ही गैप है, इंसान घूमे फिरे तो डर ही जाए, रात को डर लगता है वहाँ पे। तो आपकी एक रोड होती है जो सीधी जाती है, कभी टर्न ले रही होती है, और आपके लेफ्ट राइट पहाड़ हैं और वहाँ पे दरख्त ही दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त। कहते हैं हम वहाँ पे इस तरह जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते करते काफ़ी टाइम हो गया, एक लंबा रूट था होता है वो जाने के लिए, वहाँ पे बाई रोड जब आप जाते हैं तो उनके दोस्त थक गए, तो एक जगह पे पानी आता है, एक यूं समझिए एक झील तो नहीं, पानी चल रहा था। उसको क्या कहते हैं, नदी जिस तरह बहती है पहाड़ों के बीच में, जिसका साफ शफाफ पानी होता है, तो एक नदी चल रही थी, उसका साफ शफाफ पानी था। तो वो थक चुके थे तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए जरा रेस्ट लेते हैं, जो हम करते आ रहे थे इस तरह। तो वहां पे हम रुक गए, शाम का ये टाइम था, और एक बिल्कुल साफ ठंडा सा पानी था जो पत्थरों के बीच में से गुजर रहा था। और जिस जगह पे हमने गाड़ी जाके रोकी तो हमने देखा दूर एक जगह है, वहां पे जाके इस तरह बन रहा है कि पानी आ रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ जरा जा रहा है, गिर नहीं रहा, वो जगह ऊंची नीची है। वहां पे हमें नजर आया कि पत्थर नजर भी आ रहे हैं, हम उनके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं। गाड़ी हमने पार्क की, चारों हम गाड़ी से ऊपर उतरे, हमने जूते अपने अपने उतारे और कपड़े थोड़े से ऊपर किए, गीले ना हो जाएं, और पानी के अंदर जाके आहिस्ता आहिस्ता हाथ हमने एक दूसरे के पकड़े और पानी की तरफ जाना शुरू हो गए। जिस तरह इंसान रेस्ट करने के लिए थकावट भी दूर हो जाए, मतलब जाते ही तो इस तरह नहीं किया, गाड़ी रोकी और थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स किया, फिर पानी की तरफ निगाह पड़ी, नज़ारे खूबसूरत थे, बड़े बड़े दरख्त थे, और वहीं पे एक नदी नजर आई, खूबसूरत सी नदी जिसमें पानी साफ शफाफ, पत्थरों के नीचे पत्थर भी साफ शफाफ नजर आ रहे हैं। तो हम नदी की तरफ बढ़ गए, और ऐसा हुआ कि हम नदी के बिल्कुल दरमियान में जाके खड़े हो गए, इस तरह के गिरे भी ना, और अगर गिर भी जाते तो वहां पे गहरा पानी नहीं था, बहुत कम गहरा था कि हमारे पाँव ही सिर्फ भीग पा रहे थे, इससे ज्यादा टखनों से ऊपर पाँव नहीं आ रहा था, आगे पीछे नदी गहरी थी। वहीं पे हम खड़े हुए थे कि जो शावेज थे वो अपने दोस्त के साथ, आगे आगे दोस्त थे, पीछे शावेज थे, उसके पीछे मैं थी और उनकी वाइफ थी जो दोस्त साथ थे। वहीं पे खड़े खड़े ऐसे एंजॉय करते करते शावेज ने 2 कदम और आगे रखे, तो दोस्त ने पूछा कहाँ, कहते मैं वहां खड़ा होता हूं। इस अंदाज में वो आगे गए और उसके बाद उन्होंने कहा कितना खूबसूरत यार मंजर है, मैं एक मिनट तस्वीर बना लूं। नॉर्मली होता है आप रुक के तस्वीरें बनाते हैं अपने कैमरे से, तो इसी तरह हुआ, वो वहां से बाहर निकले, नदी क्रॉस करके वो सामने अपने मोबाइल को लेके तस्वीर खींचने के लिए गए। दोस्त का भी दिल किया कि मैं भी इनके पीछे जाऊं, मैं भी एक दो क्या है नज़ारा मैं भी देख लूं। तो उसने मुझसे और मेरी तरफ और अपनी वाइफ की तरफ देख के पूछा आपको कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे। हमने कहा नहीं नहीं, छोटा सा पानी, आप लोग जाएं, गिर भी गए तो यहीं इतने ही गिरेंगे, छोटा छोटा पानी है, कौन सा वो होंगे। वो भी उनके पीछे चले गए, और मैं और उनकी जो वाइफ थी आपस में बातें कर रहे थे, ऐसे पानी हाथ के साथ भी टच कर रहे थे और एक नज़ारों को देख रहे थे। खूबसूरत मंजर था, हर तरफ खामोशी थी। ये एक वीरान सा रास्ता था जहाँ पे कभी कभी गाड़ी गुजरती थी, हर वक्त नहीं गुजर रही थी, एक लंबा रूट का एक रास्ता है। शाम हो रही थी, खूबसूरत सी शाम, दरख्तों के बीच में, नदी के बीच में हम लोग पाँव गीले करके खड़े थे और नज़ारों को, खुदा की इस खूबसूरती को, नेचर को एंजॉय कर रहे थे कि उसी खामोशी के अंदर एक अजीब सी चीखो पुकार सुनाई दी। एकदम से हमारे कान खड़े हो गए कि ये क्या हुआ है, और आवाज किस तरफ से आ रही थी, जिस तरफ शावेज और उनके दोस्त पीछे गए थे। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला शावेज, क्या हुआ शावेज, क्योंकि मेरे कान पहचान गए थे ये आवाज किसी और की नहीं, शावेज की आवाज है। तो मैं एकदम से भागी, तो मेरे पीछे जो उनकी वाइफ थी फ्रेंड की, वो भी पीछे भागी और हम भी भागते हुए आगे की तरफ गए। आगे की तरफ गए तो एक अजीब सा मंजर था, शावेज को उनके दोस्त पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो माजी माजी कहते हुए एक दरख्त की तरफ लपक रहे थे। वो मां बैठी है, माँ जी बैठी है, छोड़ो मुझे यार, माँ जी आप यहां क्या कर रही हैं। वो एक एक अजीब
हिस्ट्रियाई कैफियत में आ गए थे। वो माँ जी को देख रहे थे जो सामने मौजूद थी और उसकी तरफ जाना चाह रही थी, और दोस्त उनको पकड़ रहे थे, कहाँ है माँ जी, कहाँ है, जो नहीं देख पा रहे थे। दोस्त को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन शावेज किसी माँ जी को कह के एक दरख्त की तरफ लपक रहे थे। वहीं पे ऐसा हुआ कि माँ जी वो जो पकड़ रहे थे, मैं भी भागती हुई पहुंच गई और पीछे वो खातून भी पहुंच गई। मैंने भी जावेज को जाके हाथों से पकड़ने की कोशिश की तो मुझे लगा उनके हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टेढ़े से हो रहे हैं। मुझे वो सारी बात सिचुएशन समझ आ गई जो आपने मुझे कहा था, आपने कोई भी इमरजेंसी बात हो मुझे बताना ज़रूर है। मैं समझ गई थी शावेद की वही हालत हो रही है जो पढ़ाई करते हुए मेरी हुई थी। जब हाज़िरी हुई थी तो यही टेढ़ी-मेढ़ी वाली हालत मेरी हुई थी, जो मैंने देखी नहीं थी, मुझे पता नहीं था। मेरी फैमिली ने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ ये कुछ हुआ है, और सेम शावेज़ के साथ वो हो रहा था। उनकी बाजी अजीब-सी हो रही थी, उनकी आँखें अजीब-सी हो रही थी, जो माँ जी पुकार रहे थे, अब उनका पूरा जिस्म अकड़ ऐसा अजीब-सा हो रहा था और झटके मार रहा था। फौरी तौर पे मैंने उनके जो साथ दोस्त उनको पकड़ रहे थे, मैंने भी उनको इनको फ़ौरन पकड़ें और इनको फ़ौरन गाली में डालें। उन्होंने भी मेरी हेल्प की। अब मसला ये था कि एक नदी थी, उस नदी के हम छोटी-सी नदी थी, उसको क्रॉस करके गए थे, लेकिन फिर भी एक बंदा नॉर्मल नहीं है, एक वो सेहतमंद इंसान है, उसको वहाँ से यहाँ तक लाना भी अब हमारे लिए अज़ाब बन चुका था। लेकिन हिम्मत तो करनी थी, कुछ ना कुछ तो करना था। रात फैलने से पहले सफ़र को भी जारी रखना था, और अब हालत भी ये हो रही थी। वहीं पे ही मैंने भी हेल्प की, उनकी वाइफ़ भी आगे आ गई। उन्होंने कहा मैं पाँव से पकड़ लेती हूँ, इनको ले चलते हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से, उन्होंने कहा इसको भी ना डिस्कस करें, लेकिन इतना बता दें मुश्किलों से, शौहर है उनके शायद माइंड ना कर दें क्योंकि ये कहानी उनकी इजाज़त से ही सुना रही है, लेकिन उन्होंने भी कहा इसको ज़रा वो करें। वो कहते हैं हमने बड़ी मुश्किलों से शावेज़ को पकड़ा और उस नदी को क्रॉस करके लाए, जो बहुत मुश्किल था। सिर्फ़ इतना करना था कि अब उन्होंने ला के उनको गाड़ी में लिटाना था, और मैंने जो चीज़ उनको बताई थी कि ये कुछ पढ़ना है, अल्लाह का कलाम, कुछ अजीब चीज़ नहीं, कुरान मजीद की ये आयत पढ़नी है। क्योंकि मैंने जब उनको ठीक किया था तो उनको भी बता दिया था कि अब आपने ये कुरानी आयत पढ़ते रहना है। जब भी किसी के साथ हो, आपके साथ हो, ये नहीं कहा था आपके घर में होगा, लेकिन मैंने कहा कभी भी किसी की तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, ये आपने पढ़ते रहना है। जिस तरह मैं ये जुमे को शो करता हूँ, उसमें सिखा रहा हूँ, ये कुछ करें तो ये होगा, ये कुछ ये करें। तो जिनके साथ ये मसला होता है, उनको मैं ये सिखा देता हूँ कि अगर कभी ऐसा हो आपके साथ, किसी के साथ, तो ये वाला आपने करना है। और ऐसा ही हुआ। वो कहती है, वो फ़ौरन बात मेरे ज़हन में आ गई। मैंने फ़ौरी तौर पे क्या किया, उनको गाड़ी में हमने जाके जैसे ही पीछे वाली सीट पे लिटाया। अभी भी उनकी हालत ऐसी थी, आँखें उनकी मुड़ चुकी थी, अजीब से वो झटके मार रहे थे, एक अजीब-सी ताकत में थे। हम तीनों ने उनको कवर किया हुआ था, और मैंने ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। वो आयत जो मैंने उनको बताई थी कि उसकी तिलावत शुरू कर दें, उन्होंने ऊँची आवाज़ में तिलावत करनी शुरू कर दी। वो कहती है मैं पढ़ती रही, थोड़ा-सा टाइम मुझे लगा, जिस तरह आपने समझाया था, पढ़ती रही, और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा मेरे पढ़ने से शौहर के अंदर तब्दीली आ रही है। उनकी वो जो ज़ोर लगा रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता कमी आती जा रही है। जिस्म उनका जो तनाव का शिकार है, अकड़ा हुआ है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ढीला होता जा रहा है, और मैं पढ़ती गई, यहाँ तक कि मैंने देखा मेरे शौहर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ऐसे जैसे कोई सो सा जाता है। जब वो बिल्कुल नॉर्मल से हो गए, तो वो उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ भी जो शदीद परेशान हो चुके थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा भाभी ये क्या हुआ है? क्या ऐसा पहले भी होता है? तो मैंने उनसे कहा नहीं, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। आपने क्या देखा? आप उनके साथ गए थे, क्या हुआ है? उसने कहा भाभी ये तस्वीर बना रहे थे, एकदम तस्वीर बनाते ही मैंने इनके मुँह से एक आवाज़ सुनी। इन्होंने कहा माँ जी, इस अंदाज़ में चौंके जैसे इन्होंने माँ जी को देखा हो, और ये माँ जी कह के आगे की तरफ बढ़े तो मैं भी चौंका कि माँ जी कहाँ से आ गई? मैंने सुन लिया था। तो ये माँ जी की आवाज़ लगाते हुए एक दरख्त की तरफ बढ़े हैं, और मैं परेशान हो गया, और मैंने दरख्त की तरफ देखा, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको करीब जाके पूछा, यार कहाँ है माँ जी, क्या हुआ है? तो ये मुझे बात का जवाब दिए बगैर, मुझसे बात किए बगैर सिर्फ़ आगे बढ़ रहा था, ऐसे अंदाज़ में जैसे कोई हिस्ट्रियाई कैफ़ियत में होता है, जैसे कोई नींद में होता है, जैसे कोई जादू के असर में होता है, जैसे कोई पहचान ही नहीं रहा वो कहाँ पे है, वो कौन है, वो क्या कर रहा है, ऐसे बस आँखें खुली हैं, लेकिन जाए जा रहा है उस तरफ। तो ये भी बगैर मुझे जवाब दिए, मुझे पहचाने, या मुझे लग रहा था कि ये सोया-सोया सा है, अजीब-सा हो गया हुआ है और दरख्त की तरफ जा रहा है। तो मैंने जाके जब इसको पकड़ा है, तो इसने मुझे धक्का मारा है और माँ जी की पुकार की है, तो मैं समझ गया हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो चुका है।
तो मैंने उसको कहा, नहीं है माँ जी, कहाँ है? तो मैंने उसको इस तरह पकड़ने की कोशिश की और इतनी देर में आप लोग भी आ गए और उसकी हालत बिगड़ती गई और ये होती गई। तो उसी वक़्त हमने फ़ैसला किया, हम जिस ट्रिप की तरफ जा रहे हैं, हम जाएँगे नहीं, बल्कि फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी हो गई थी, हमें वापस जाना है कि ये क्या हुआ है, इसका हल करना है। उन्होंने भी गाड़ी वहीं से वापस मोड़ी और एक जो हम लंबा सफ़र तय करके पहुँचने ही वाले थे अपनी डेस्टिनेशन पे, लेकिन हम वहीं से वापस आए और घर उन्होंने आके हमें उतारा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप रुके, आप थके हुए हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपने घर जाएँगे। वो अपने घर चले गए और मैंने अपनी फ़ैमिली को बुलाया। ये आज वाक़या हुआ है। जब वो नींद से जागे, रास्ते में ही, पूरा रास्ता नहीं सोए रहे, जब वो नींद से जागे, उनको हमने लिटा दिया था, ऐसे गाड़ी पे, वो कहते हैं ऐसे टेक लगा के वो लेट से गए सीट पे ही, और गाड़ी चलती रही। और जब वो नींद से जागे तो उनकी कंडीशन ये थी कि उनको खुद होश नहीं था, वो उनके साथ क्या हो चुका है या क्या है। तो उन्होंने पूछा, हाँ, कहाँ पे पहुंचे? तो दोस्त ने कहा, जो हमने आपस में तय कर लिया था कि इनको नहीं बताना, कि इमरजेंसी हो गई हो मेरे घर में, हम नहीं जा पा रहे, तो इसलिए वापसी की तरफ है, माइंड ना करना। तो उसने कहा, क्या इमरजेंसी हुई? तो उन्होंने बता दिया, ये मामला हो गया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, वापस चलो वापस चलो। तो हम इस अंदाज में घर वापस आ गए। उन्होंने हमें छोड़ा, रुके नहीं, चले गए वो। तो मैंने अपनी जब फैमिली को साइड पे होके बताया कि ये हालत हुई है आज और उनके साथ ये हुआ है, तो फैमिली के एक फ़र्द ने कहा, अगर आप कहो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, जो भी, एक मेल फीमेल। वो कहती हैं, मैंने कहा, आप आ जाएँ, मुझे डर लगा हुआ है। और ऐसा ही हुआ, उनका आना बेहतर हुआ, क्योंकि रात को फिर एक दफ़ा उनकी ऐसी हालत हो गई। टाइमिंग का फ़र्क है पाकिस्तान अमेरिका का, तो मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पाया, क्योंकि मैं नींद लेता हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था, लेकिन मैं नहीं ले पाया। और रात का पहर था, तो वहाँ पे उनकी हालत ख़राब हो गई। और जब इस तरह की हालत ख़राब हुई, तो टाइमिंग, और वहाँ पे आधी रात थी। जो उनके फैमिली के मेंबर साथ थे, वो भी, उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, उन्होंने भी पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे मेरा एक टाइम हो गया था, पाकिस्तान का दिन था यहाँ पे, तो मेरा फ़ोन पे उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे कहा है, ये मामला हुआ है। अभी इनकी ये हालत है, तफ़सील से बाद में बताएँगे। रास्ते में ये मामला हुआ है। पहला एक इन पे एक हमला, एक वो हमला था। अब ये दूसरी उस कंडीशन में आ गया। तो फिर मैंने वहीं पे पढ़ाई की। करता रहा वो नॉर्मल हो गए। और जब नॉर्मल हो गए, तो मैंने उनको बताया, वो ठीक हो गए, उनको सुला दिया गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आपने मुझसे राब्ते में रहना है। मुझे पता था कि ये जो चीज़ भी है, वो इनके साथ, आपके साथ नहीं, आपके शौहर के साथ है। और आज की नहीं है, बहुत अरसे से है। अब वो अपना आप दिखाने लगी है। अक्सर लोगों को मैं कहता हूँ, इनके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी अटैच है। बहुत बुरी कोई चीज़ है जो अटैच है। तो जब वो एक लास्ट स्टेज क्रॉस कर जाए, तो फिर नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब सेकंड लास्ट कंडीशन होती है, अभी लास्ट नहीं पहुँची होती, तो इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं, दरवाज़ा खुल गया। अभी भी मुझे यहाँ से कोई 2 आवाज़ें आई हैं, इस तरह आवाज़ें आती हैं, खिड़की खुली है, ये क्या हुआ है, पंखा हिला फला, ये महसूस होता है। आखिरी स्टेज पे क्लियर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इलाज फिर भी ना हो, तो फिर सामने आ जाते हैं, अटैक भी हो जाता है। इनके साथ था। लेकिन हुआ क्या कि वो आपको महसूस होता रहा, उनकी अटैचमेंट आपके साथ भी हो गई, आपको वो नज़र आना शुरू हो गई। थी वो असल में उनके साथ। उस वक़्त उनकी जो एनर्जी थी, पॉज़िटिव एनर्जी जो उन्होंने लगाई हुई थी, इन चीज़ों को मानते नहीं थे, वो इन चीज़ों के साथ करते नहीं थे। तो इसलिए शायद वो हैंडल करते रहे, इतने डरे नहीं। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के असरात उनके साथ चल रहे थे। आपके ये मामलात ख़राब थे? उन्होंने कहा, हाँ, ख़राब थे। मैंने कहा, ये मसला भी था? वो नहीं बताने वाले ने कहा, था। मैंने कहा, इसी वजह से थे, इसकी वजह से। जब लेकिन मैंने इसको किया, तो क्योंकि आपने मना कर दिया था, शौहर से कोई बात नहीं करनी, नहीं बताना, वरना मैंने आपको उसी वक़्त कहना था, असल मसला आपके शौहर के साथ है। मैं आपको कह देता, आपके शौहर के साथ मसला है और ये रहेगा, तो आप और डर जाती। आप परेशान हो जाती। इसलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना, जब आप लोग मुझे भेजते हैं, तो मैं खुल के क्यों नहीं बताता। मकसद हल करना होता है, परेशान करना नहीं होता। तो मैंने कहा, मैंने आपको भी इसलिए परेशान नहीं होने दिया, लेकिन मैं इस इंतज़ार में था कि ये होगा। और जब ये सारी सूरत हाल हुई, तो फिर कुछ और दोस्तों को, उस फैमिली को जो साथ गई थी, उनको और इन्वॉल्व करके कहा कि अब ये इलाज करना पड़ेगा, लेकिन ये मानेंगे नहीं, इनका मिजाज इस तरह है, तो आप लोग भी बीच में हैं। वो लोग बीच में आए, उन्होंने इस तरह किया और उनके साथ भी पढ़ाई की गई। और पढ़ाई करके वो जो चीज़ भी थी, वो किसी वजह से थी और वो बचपन से साथ थी। क्लियर उनके साथ बचपन के साथ थी। उनके इश्यूज़ थे, उसकी वजह से थी। लेकिन ये हुआ कि जब मैंने उनकी पढ़ाई की और वो चीज़ सामने आई, तो उस चीज़ ने क्लियर, वो आज भी राहिला बहन गवाही देंगी, कहेंगी तो अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, मैं चला दूँगा अगर उनकी इजाज़त होगी। वो अब उनके शौहर मान गए। मुझे धमकियाँ दी थी उस चीज़ ने कि मैं तुम्हें मार दूँगी। तुम अगर इस मामले में बीच में आए, जब वो हाज़िरी हुई थी, तुम्हें मैं मार दूँगी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगी। और मैंने उसे फिर बाद में धमकियाँ दी थी, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो, तुम मुझे डराने की कोशिश की हो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं बहुत अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता हूँ, उसके कलाम पे यकीन रखता हूँ। बहुत खौफ़नाक एक मंज़र बना था।
लेकिन अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। आप लोगों की दुआएं भी होती हैं और अल्लाह को पता है इसका मकसद क्या है, इसकी नीयत क्या है, इंसानियत की मदद, इंसानियत की भलाई। तो कैसे हो सकता है मुझे नुकसान हो या मैं डरूं? जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता, तो अल्लाह की ताकत शामिल हो जाती है, अल्लाह की रहमत शामिल हो जाती है, आप लोगों की दुआएं शामिल हो जाती हैं, इसलिए डर नहीं होता। वो केस हल हुआ था। तो ये बात शुरू हुई थी पार्ट 1 से। इसी तरह का एक केस अभी मैं लाहौर में था, मुझे पता लगा ज़िंदगी और मौत का मामला है। तो मैं फ़ौरी तौर पे भागा और यहाँ पे आया हूँ कि इस मसले को सॉल्व कर सकूँ, इस मसले को हल कर सकूँ, तो उसी के लिए आया हूँ। ये भी एक ख़तरनाक था और वो जो चीज़ उनके साथ जुड़ी हुई थी, इतनी आसानी से नहीं गई थी, उसके लिए बड़ी लड़ाई, बड़ी तगो-दो करनी पड़ी थी। खौफ़नाक एक जंग लड़नी पड़ी थी और उस खौफ़नाक जंग के बाद उसको निकाला था। सबसे मज़ेदार बात ये इस कहानी की, शावेज़ भी कायल हो गए थे। हाँ, मेरे साथ ये मामला था और मेरी बीवी के साथ भी था। एक वीडियो क्लिप भी मौजूद है। शावेज़ भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, कहानी आप भी सुन रहे हैं, राहिला बहन भी सुन रही है, अगर आपकी इजाज़त है, जब आपका निकाला गया था, वो वीडियो बनाई गई थी, अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं उसको चलाना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त से, अगर वो आपकी इजाज़त से मुझे देंगे, मैं उस वीडियो क्लिप से कि किस तरह लड़ाई हुई थी, किस तरह दू-बदू हुआ था और क्या मामला थे, कैसे उस चुड़ैल को, जो बुढ़िया थी, असल में चुड़ैल थी, आपके साथ अटैच थी, कैसे मैंने निकाला था आपकी इजाज़त से। अगर आप कहेंगे मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ऐसे मैं नहीं चला सकता, आपको पता है मैं पाबंद हूँ इन चीज़ों का, इजाज़त ले रहा हूँ। अगर आप, ये मैंने आपसे बात करते हुए इजाज़त नहीं ली थी, अगर आपकी इजाज़त होगी तो कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपकी वजह से स्किप कर दी हैं, नहीं बताई, इस क्लिप को मैं चला दूँगा, दिखा दूँगा लोगों को कितनी मुश्किलों से ये निकली थी। उसके बाद आप भी कायल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आप दीन से जुड़ चुके हैं, पहले नहीं थे, अब आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तमाम जो मैंने वज़ाइफ बताए थे उस पे अमल करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो आपका वो जो विज़न था, दिमाग था, अब वो बदल चुका है। अब आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं और आपको ये भी यकीन था कि वो आपकी बीवी का वहम नहीं था, वो शिज़ोफ्रेनिया बीमारी नहीं थी, बल्कि वो यही बुढ़िया थी, जो चुड़ैल थी, जो बुढ़िया का रूप धार के आती थी और इसी चुड़ैल का आप पे कब्ज़ा था। असल में ये आपके साथ अटैच थी, लेकिन आपके टाइम में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, बीवी के टाइम में। औरत का निकालते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं करता। आपके टाइम में मैंने रिकॉर्ड किया था, बड़े खौफ़नाक था वो सीन। तो अगर आपकी इजाज़त हो, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उसको चला देता हूँ। तो आज ये थी ऑफ कैमरा स्टोरी। आप भी मुझे अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। और वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, लेकिन लास्ट लव स्टोरी नीचे कहानी या उर्दू लाजमी एंड में लिखिएगा। और वॉइस मैसेज करें तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करना है, जिसको एंड तक रिकॉर्ड नहीं, एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, उसको डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। जब शामिल हो जाए तो उसके बाद उसको आप डिलीट कर दें और लास्ट में लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है। नंबर है मेरा +92136655500। रिपीट कर देता हूँ, 031366555500। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।